एक मास मर्डरर जो अभी तक 41 लोगों को मार चुका था। बट एक दिन किसी तरह पुलिस उसे ट्रेस करती हुई एक डायना तक पहुंच जाती है, जहां उन्हें 8 कस्टमर्स पे कातिल होने का शक हो जाता है। तो आखिर उन सब में असली कातिल कौन था, यही पता लगाएंगे हम आज की मूवी बोनफेस में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम क्लार्क नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि मैरीगोल्ड नाम के कैंप में पिछले 4 साल से काम किया करती थी। और आज क्योंकि उसका मैरीगोल्ड में जॉब का आखिरी दिन था, जिस वजह से उसके बाकी कलीग्स मिलके उसे पार्टी दे रहे थे। और पार्टी के बाद वो सारे बोनफेस नाम के किलर के बारे में बात करते हैं, जो कि एक्चुअली एक साइको किलर था, क्योंकि वो रात को एक बोनफेस मास्क पहन के कैंपर्स को मारा करता था। अब खैर जहाँ आधे से ज्यादा काउंसलर को वो स्टोरी फेक लगती है, वहीं आधों का कहना था कि बोनफेस नाम का सच में एक किलर है। खैर इन बातों के बाद सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं और ठीक आधी रात को उनके होश उड़ाने के लिए पहुंच जाता है वहाँ पे बोनफेस किलर, जो कि एक के बाद एक सारे काउंसलर्स को अपने हाथ में पकड़े हुए कुल्हाड़ी से बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। और इस मास मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पे शेरिफ क्रोनिन के साथ साथ उनकी पार्टनर डिप्टी मैकेली भी आती है। बट बोनफेस ने वहाँ पे इतनी बेरहमी से मर्डर किए थे कि उन लोगों से विक्टिम की लाशों को देखा भी नहीं जा रहा था। खैर थोड़ी ही देर में दोनों ही इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं, जिसके लिए क्रोनिन सबसे पहले फोन करके स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करता है। और फिर वो दोनों पास के जंगल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है बोनफेस अभी भी वहीं पे छुपा हो, या फिर एटलीस्ट वहाँ से भागते वक्त उसने कोई सबूत छोड़ा हो। और लकीली उन्हें वहाँ पे एक पेड़ के ऊपर खून से बना हुआ एक पंजे का साइन दिख जाता है, जिसे देख वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में जंगल का एरिया खत्म हो जाता है, पर जंगल का एरिया खत्म होते ही वहाँ पे उन्हें एक डायना दिखता है, जिसे देख उन्हें लगता है कि हो सकता है उनका किलर गेटअप चेंज करके डायना के अंदर ही बैठा हो। इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो दोनों भी डायना के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें जेनी नाम की एक वेट्रेस मिलती है, जो कि शाम के 5 बजे से वहाँ पे अपना काम कर रही थी। जिसके बाद वो शेफ डोयल से भी मिलते हैं, जो कि एक्चुअली उस जगह का ओनर था। खैर क्रोनिन डायना के अंदर जाने के बाद हर कस्टमर को शक की नजर से देख रहा था, इसलिए वो एक एक कर सारे कस्टमर से उनकी इन्फॉर्मेशन मांगता है, जिसमें पहला नंबर आता है कैटी हाउस के डैड पॉल का, जो कि एक्चुअली अपनी ट्रिप से वापस आ रहे थे, इसलिए वो रास्ते में रुक के वहाँ पे खाना खा रहे थे। और उस डायना में वो रात को ठीक 12:30 बजे आए थे, जिस बात की विटनेस वहाँ बैठी ऑड्री नाम की कस्टमर थी, जो कि खुद पिछले 4 घंटे से वहीं पे बैठी हुई थी। एक्चुअली वो एक मैगजीन के लिए फॉरेस्ट की पिक्चर खींचा करती थी। खैर उसके बाद वहाँ पे उन्हें वॉश नाम की एक औरत भी मिलती है, जो कि रात ठीक 12 बजे से उस डायना पे थी। जिसके बाद वो ग्रेग नाम के आदमी से मिलते हैं, जो कि पहले मरीन में था और उसने गल्फ वॉर में पार्टिसिपेट भी किया था, बट अभी वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्कर था। उसके बाद बारी आती है मिक और चार्ली नाम के 2 बाइकर्स की, जो कि पिछले 1 घंटे से वहीं पे बैठे हुए थे। और लास्ट नंबर आता है रे नाम के लड़के का, जो कि एक थिएटर में काम किया करता था और उसकी शिफ्ट रात को 11:30 बजे खत्म हुई थी, जिसके बाद वो सीधे डायना पे आ गया था। जिसका मतलब था कि जब रात के 12 बजे मैरीगोल्ड में मास मर्डर हुआ था, तो वो सारे ही ऑलरेडी डायना पे मौजूद थे। अब इसी बीच मैकेली ऑड्री का कैमरा चेक कर रही होती है, जो कि मैगजीन के लिए फॉरेस्ट की फोटोज लिया करती थी, और तभी उसे उन फोटोज में बोनफेस की एक फोटो मिल जाती है, जो कि डायना के बाहर की थी, जिसपे ऑड्री का कहना था कि वो रैंडम फोटोज क्लिक कर रही थी कि तभी उसमें बोनफेस की भी फोटो क्लिक हो गई होगी। अब ये देख क्रोनिन फौरन डायना के बाहर जाके इन्वेस्टिगेट करता है, जहाँ उसे एक डस्टबिन के ऊपर खून लगा हुआ दिखता है। जिसके बाद वो डस्टबिन बैग को उठा के डायना के अंदर ले आता है, जिसे खोलने पे उसके अंदर से बूट, ग्लव्स, जैकेट के साथ साथ एक खून से सनी हुई कुल्हाड़ी भी निकलती है। और आखिर में उस बैग से निकलता है बोनफेस का मास्क, जिससे क्रोनिन का शक और ज्यादा यकीन में बदल जाता है कि उनमें से ही कोई कातिल है। और वो मास्क दिखा के सबसे पूछता है कि तुम में से कातिल कौन है, क्योंकि वो जो भी है उसने सबसे पहले 13 लोगों को कैंप ट्विन पाइन्स पर मारा था, और उसके बाद उसने 19 लोगों को कैंप सनी रिच में मारा था, और अभी से 1 घंटा पहले उसने 9 लोगों को कैंप मैरीगोल्ड में मारा है। जिससे समझ आता है कि वो कोई सीरियल किलर नहीं था, बल्कि वो एक मास मर्डरर था, और अभी तक इन टोटल वो 41 लोगों को मार चुका था। अब ये सुन के वो सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्हें पता ही नहीं था कि पुलिस वाले वहाँ पे किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। कि तभी वॉश उन्हें कहती है कि तुम्हें शेफ डोयल के डस्टबिन से मास्क मिला है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम में से कोई कातिल हो। जैसे सुन मिक और चार्ली भी वॉश का साथ देते हुए कहते हैं
कि हाँ हो सकता है कि उसके पास दूसरे कपड़े भी हों और वो यहाँ पे अपने खून से सने हुए कपड़े फेंक के यहाँ से पैदल चला गया हो। मगर क्रोनिन उनकी बात सुन के कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस पहले से ही आसपास के सारे रोड्स को ब्लॉक कर चुकी है, जिसका मतलब है कि अगर उन्हें कोई भी पैदल चलता हुआ भी मिला तो वो फौरन उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाएंगे, जिस वजह से किलर वहाँ से पैदल जाने की गलती नहीं करेगा और वो अभी अकेले रहने की बजाय जानबूझ के लोगों के बीच में रहेगा ताकि उस पर कम से कम शक हो। खैर मैकेली क्रोनिन से कहती है कि हमें अपनी टीम को बुला के इन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, मगर ये सुनते के साथ ही मिक और चार्ली काफी ज्यादा इरिटेट होने लगते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि तुम्हें लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि हम किलर हैं। अब इस बात पे शेफ डोयल भी उन बाइकर्स का साथ देता है, लेकिन क्रोनिन उन सबको चुप करा के कहता है कि तुम सब लोग इतने सारे हो, इसलिए मैं और मैकेली अकेले तुमसे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, इसलिए जैसे ही वहाँ पे स्टेट पुलिस आएगी तुम सबको उनके सवालों के जवाब देने होंगे, और अगर तब तक तुम में से कोई भी इस जगह को छोड़ के गया तो तुम्हें ऑटोमेटिकली बोनफेस मान लिया जाएगा, क्योंकि जिसने भी कुछ गलत किया होगा उसी को यहाँ से भागने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए तब तक सब लोग यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो जब तक स्टेट पुलिस नहीं आ जाती। खैर इसके बाद सारे सबूत इकट्ठे करके मैकेली अपनी कार में ले जाके उन्हें रख देती है, जिसके बाद वापस आके दोनों शेरिफ वहाँ पे हर किसी की तलाशी लेते हैं, जहाँ उन्हें बाकी किसी के पास तो कुछ नहीं मिलता, मगर ग्रेग को चेक करते वक्त उसके बूट्स में से क्रोनिन को एक नाइफ मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है, और रे के पास से उसे एक एपीपेन मिलता है, क्योंकि उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी और इन केस अगर वो स्ट्रॉबेरी खा ले तो वो एपीपेन लगा के अपनी जान बचा सकता था। खैर इस चेकिंग के बाद वॉश बाथरूम में होती है कि तभी वहाँ पे ऑड्री आ जाती है, जो उसे देख के कहती है कि उसका दोस्त एक क्राइम रिपोर्टर है, इसलिए वो उसके केस के बारे में जानती है, जिसके साथ ही वो उसे वार्न करते हुए कहती है कि बेहतर रहेगा कि अगर तुम उन्हें खुद अपने बारे में बता दो, क्योंकि अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वहीं इसी बीच मिक और चार्ली आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें जल्द ही पुलिस वालों को पीट के वहाँ से भागना पड़ेगा, जिसका मतलब था कि कुछ तो ऐसा था जो वो भी छुपा रहे थे। खैर तभी क्रोनिन सबको अपने शूज दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि जब उसे कातिल के बूट्स मिले थे तो वो 9.5 नंबर के थे। अब ये कह के वो सबसे पहले ग्रेग के शूज चेक करता है, तो पता चलता है कि उसका शू साइज 10 था, और ये देख रे कहता है कि कातिल 10 नंबर का जूता भी पहन सकता है अगर उसका साइज 9.5 है। खैर इसके बाद क्रोनिन एक एक करके वहाँ मौजूद सारे कस्टमर्स के शू साइज चेक कर लेता है, और जब मिक और चार्ली की बारी आती है तो वो एक बार दोबारा से वहाँ पे ड्रामा करना शुरू कर देते हैं, और वो अपने शूज दिखाने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि उनके पास राइट टू प्राइवेसी है और पुलिस वालों के पास उनकी चेकिंग करने का कोई भी वारंट नहीं है, और अगर उन्होंने फिर भी चेकिंग करी तो वो उनके ऊपर केस कर देंगे। लेकिन ये सुन क्रोनिन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे टेबल पे झुका के कहता है कि मुझे तुम्हारी राइट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी सिर्फ उन लोगों से फर्क पड़ता है जिन्हें बोनफेस ने मारा है। ये कह के वो एक बार दोबारा उनसे उनके शूज मांगता है, जिसे अब की बार वो लोग चुपचाप से दे देते हैं, और चेक करने पे उनमें से एक का शू साइज 9 निकलता है और दूसरे का 11। कि तभी रे अपने हाथ पे पकड़ी हुई एक नॉवल को क्रोनिन को दिखाता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो जानता है कि कातिल कौन है, जिसे पढ़ के क्रोनिन बहाने से रे को डायना के बाहर ले जाता है। लेकिन बाहर जाने की कुछ ही देर में वो रे को संभालता हुआ वापस से डायना के अंदर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके मुँह से काफी ज्यादा झाग निकल रहे थे। अब ये देख क्रोनिन जल्दी से उसके पॉकेट पे एपीपेन ढूंढता है, मगर उसे पेन नहीं मिलता, और इससे पहले वो एम्बुलेंस को वहाँ बुला पाते कि सांस घुटने से रे की डेथ हो जाती है। अब ये देख क्रोनिन फौरन रे की लास्ट ड्रिंक चेक करता है, तो उसके अंदर से उसे स्ट्रॉबेरी जैम मिलती है, जिसका मतलब था किसी ने जानबूझ के उसके ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी जैम डाला था, क्योंकि वहाँ पे हर कोई जानता था कि उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। जिसके साथ ही कातिल ने उसका एपीपेन भी चुरा लिया था, और उसे मारने का रीजन था कि कातिल को भी समझ आ गया था कि रे उसे एक्सपोज करने वाला है। लेकिन अब मुसीबत ये थी कि क्रोनिन अभी भी किसी एक पे शक नहीं कर सकता था, क्योंकि डायना में मौजूद हर टेबल पे स्ट्रॉबेरी जैम रखा हुआ था। लेकिन अब ये बात तो साबित हो चुकी थी कि उनमें से कोई एक कातिल था। मगर ये सब देख के चार्ली क्रोनिन को कहता है कि कातिल तो तुम भी हो सकते हो, क्योंकि आखिरी वक्त पे तुम ही रे के साथ थे। लेकिन उसकी बात को इग्नोर कर पहले तो वो ग्रेग के साथ रे की लाश को बाथरूम में रखता है, पर जब वो देखता है कि सबका शक उस पर बढ़ता जा रहा था तो वो उन्हें कहता है कि चाहे तुम लोग कुछ भी कह लो, मगर यहाँ पे मैकेली और मैं ही पुलिस ऑफिसर है, जिसका मतलब है कि हमें सुबह होने से पहले तक तुम सबको मरने से बचाना है। इसलिए अब मैं जो भी सवाल करूँ उसके सच सच जवाब दो। तो पहला सवाल वो ग्रेग से पूछता है कि क्या वाकई वो गल्फ वॉर में लड़ा था, जिसे सुन ग्रेग उसे हाँ कहता है, जिससे पता चलता है कि वो हाईवे ऑफ डेथ नाम के मिशन पे था। तो हुआ ये था कि जब इराकी कॉन्वॉय कुवैत छोड़ के भाग रहा था तो उसके ट्रूप ने 6 लेन हाईवे को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से इराकी और बाकी मासूम लोग भी उसी के अंदर फंस गए थे। और फिर क्लस्टर बॉम्ब की हेल्प से उन्होंने हाईवे पे मौजूद सारे लोगों को मार दिया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी।
अब ये सब जान के क्रोनिन उससे पूछता है कि क्या मरीन उसने खुद से छोड़ा था, जिसपे ग्रेग उसे कहता है कि वो मेंटली अनफिट था सर्विसेज देने के लिए, जिस वजह से उसके सीनियर्स ने उसे निकाल दिया था, क्योंकि उसके सीनियर्स को उस पर शक था कि उसका बिहेवियर काफी ज्यादा वॉयलेंट है। कि तभी कैटी उन्हें कहती है कि वो कुछ टाइम तक मैरीगोल्ड में काउंसलर थी, जहाँ उसने ग्रेग को देखा था जो कि वहाँ पे जॉब करता था, लेकिन वहाँ पे हर लड़की उससे डरा करती थी क्योंकि वो हर किसी को घूरा करता था। इनफैक्ट वहाँ पे उसने मैंडी हिल नाम के काउंसलर को अब्यूज करने की कोशिश भी की थी, मगर ये सब सुन ग्रेग कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि उसका कहना था कि मैंडी हिल तो उसी पे लट्टू थी। उल्टा जब उसने उसे भाव नहीं दिया तो उसने सबको कह दिया कि ग्रेग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और इस वजह से उसे अपनी 2 साल पुरानी जॉब से हाथ धोना पड़ा। मगर इस सब में ग्रेग के ऊपर कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं हुई थी, क्योंकि मैरीगोल्ड कैंप की ओनर कैंप का नाम खराब करना नहीं चाहती थी। अब ये सुन के सारे उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास तो रीजन है कैंपस को मारने का, जिसमें ग्रेग उन सबको कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खैर इसके बाद क्रोनिन ऑड्री को कहता है कि तुम तो पिछले 4 घंटे से यहीं पे बैठी हुई थी, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा टाइम था मैरीगोल्ड जाके वापस आने का। जिसके बाद उसने खुद ही की फोटो भी ले ली होगी, ये सोच के कि अगर उस फोटो को न्यूज वालों को बेचा जाए तो उससे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब ये सुन के वो खुद पे उड़ता हुआ तीर आता देख उसे उठा के मार देती है वॉश पे, ये कहते हुए कि हमें कैसे पता कि तुम बोनफेस नहीं हो। जिसमें वॉश उसे कहती है कि क्रोनिन ने कहा था कि बोनफेस ने रात के 12 बजे मैरीगोल्ड में मर्डर किए हैं, मगर मैं तो तब यहाँ बैठ के अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। लेकिन तभी जेनी कहती है कि इस ड्रिंक को देने से पहले तुम थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। बट इसमें वॉश का कहना था कि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी सिगरेट्स लेने के लिए बाहर गई थी, लेकिन वहाँ बैठे किसी भी कस्टमर ने उसे इस टाइम पीरियड में नोटिस नहीं किया था, जिस वजह से किसी को भी ये नहीं पता था कि वो 5 मिनट के लिए बाहर गई थी या फिर 20 मिनट के लिए। मगर वॉश उन्हें कहती है कि भला वो कैंपस को क्यों मारेगी, जिसे सुन ऑड्री उसका राज खोलते हुए कहती है क्योंकि इससे पहले तुमने अपने हस्बैंड्स को भी तो मारा था। तो कहानी ये थी कि वॉश और उसका पहला हस्बैंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट वो हर संडे को ड्राइव पे भी जाया करते थे, बट एक संडे को वॉश की तबीयत खराब थी, जिस वजह से वो ड्राइव पे नहीं गई, पर उसका हस्बैंड अकेले ही चला गया और उसी दिन उसकी कार खाई में गिर गई। और फिर कुछ टाइम बाद उसने दूसरे आदमी से शादी कर ली, लेकिन उसके भी हार्ट में प्रॉब्लम थी, जिस वजह से डॉक्टर ने उसे ज्यादा एक्साइटेड होने के लिए मना किया था, बट वो डॉक्टर की बात मानता ही नहीं था। और एक दिन ड्रग ओवरडोज की वजह से उसका हार्ट फट गया। और कोइंसिडेंस की बात ये थी कि उसके दोनों ही पति बहुत ज्यादा अमीर थे, जिनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टीज उसे ही मिली थी। लेकिन वॉश का कहना था कि उसने अपने हस्बैंड्स को नहीं मारा था, जिस वजह से कोर्ट ने उसे क्लीन चिट दे दी थी। खैर इसके बाद क्रोनिन कैटी और पॉल से सवाल करता है, जिसका वो लोग एकदम सही सही जवाब दे देते हैं। लेकिन तभी मौका मिलते ही अपने प्लान के मुताबिक मिक और चार्ली क्रोनिन और मैकेली पे अटैक कर देते हैं। मगर इसी बीच मैकेली और क्रोनिन उन दोनों पे गन पॉइंट कर देते हैं, जिसे देख के वो दोनों ही रुक जाते हैं। लेकिन रुकते रुकते भी चार्ली मैकेली को गाली देता है, जिसे सुन के वो गुस्से में उसके पेट में लात मार देती है और इस वजह से चार्ली को काफी ज्यादा वॉमिट हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों को बांध देते हैं। मगर तभी क्रोनिन नोटिस करता है कि चार्ली की वॉमिट में कुछ ड्रग्स की कैप्सूल पड़ी हुई थी। अब ये देख वो जबरदस्ती मिक को भी वॉमिट करने पे मजबूर करता है, जिसे करने पे उसकी वॉमिट में भी ड्रग्स निकलती है, जिसे देख के क्रोनिन समझ जाता है कि आखिर उन लोगों को वहाँ से भागने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई थी। और तभी क्रोनिन के पास उसके कलीग का कॉल आता है, जो कि उसे कुछ ऐसा बताता है जिसे सुन उसे असली कातिल का पता चल जाता है। फिर वो फोन काट के सीधे डायना के ओनर शेफ डोयल के पास जाके कहता है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, क्योंकि वो जानते हैं कि असली कातिल वही है। लेकिन उसकी बात सुन डोयल उसे कहता है कि वो कातिल नहीं है, मगर मैकेली उसे कहती है कि उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक कराया है, जिसमें उन्हें पता चला है कि उनकी बेटी लास्ट 2 समर से मैरीगोल्ड कैंप में काउंसलर थी और उसकी बेटी का नाम था मैंडी हिल। और ये वही लड़की थी जिसके बारे में कैटी ने कहा था कि ग्रेग ने उसे अब्यूज करने की कोशिश की थी, मगर मैरीगोल्ड की ओनर ने ग्रेग के साथ डील की थी कि उस पर कोई भी केस नहीं किया जाएगा। और यही रीजन था जो डोयल ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए पहले तो कैंपस को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद आज वो ग्रेग को भी मारने वाला था। कि तभी गुस्से में डोयल अपनी नाइफ निकाल के कहता है कि उसने जो उसकी बेटी के साथ किया था उसके लिए वो मरना ही डिजर्व करता है। अब उसके हाथ में चाकू देख ग्रेग अपने बैग से छुपी हुई गन निकाल के उस पे पॉइंट करके कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, जिसके साथ ही वो उसकी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, जिसे सुन डोयल का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि वो चाकू लेके ग्रेग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर उतनी देर में ग्रेग खुद की जान बचाने के लिए उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से डोयल वहीं पे मारा जाता है। और उतनी ही देर में क्रोनिन भी ग्रेग को शूट कर देता है, जिससे उसका किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
खैर इसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और अब क्योंकि बोनफेस का पता चल चुका था इसलिए वो सारे कस्टमर्स को घर जाने की परमिशन दे देते हैं। वहीं जेनी अभी भी डायना में थी, जिसे ये सोच के गुस्सा आ रहा था कि कैसे डोयल पार्टी में जाके बेफिक्र लोगों को मार सकता है, जिसमें मैकेली उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि अब वो कभी भी ये सब नहीं कर पाएगा। ये सुन जेनी चैन की सांस लेके वॉशरूम यूज करने के लिए चली जाती है। वहीं मैकेली उसका बाहर वेट कर रही होती है, मगर जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आती तो मैकेली वॉशरूम में जाके चेक करती है, लेकिन वॉशरूम में उसे जेनी कहीं नहीं दिखती, जिस वजह से वो उसे डायना के अंदर ढूंढने लगती है कि तभी उसे किचन के अंदर रे का एपिपेन दिखता है, जिसे मीट लॉफ के अंदर छुपाया हुआ था और इस मीट लॉफ को काफी देर से जेनी बना रही थी। अब ये देख उसे समझ आता है कि असली बोनफेस कोई और नहीं बल्कि जेनी ही थी और ये देख वो फौरन बाहर भागती है क्रोनिन को सच बताने के लिए। मगर जब वो बाहर पहुंचती है तो उसे वहाँ पे क्रोनिन की लाश मिलती है, जिसका जेनी पहले ही गला काट के जा चुकी थी। और जब वो कार का बूट चेक करती है जिसके अंदर उसने बोनफेस के कपड़े और मास्क रखे थे तो वो वहाँ से गायब थे। इसलिए अब जेनी को ढूंढते हुए वो फौरन पास के जंगल में जाती है, जहाँ वो जेनी को आवाज देके कहती है कि वो बाहर आए क्योंकि उसे उससे बात करनी है। जिसे सुन जेनी बाहर आके उससे कहती है कि उसे कैसे पता कि वो बोनफेस है, जिसमें मैकेली उसे कहती है कि तुमने कहा था कि डॉयल ने पार्टी में जाके लोगों को मारा, जबकि हमने पूरी रात में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था कि मैरीगोल्ड में पार्टी हो रही थी। तो अब यहाँ पे हमें असली कहानी पता चलती है कि जेनी ने आखिर ये सब कुछ किया क्यों था। दरअसल वो और उसका छोटा भाई स्टीव ट्विन पाइन्स नाम के कैंप में काम किया करते थे। अब क्योंकि उसका भाई स्पेशल चाइल्ड था, जिस वजह से बाकी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। इनफैक्ट उसे परेशान करने के लिए वो सब मिलके उसके बेड पे पी डाल दिया करते थे और तो और वो उसके खाने तक में स्पाइडर डाल देते थे। और इन सब चीजों से परेशान होके जेनी ने सीनियर्स को कई बार कंप्लेन भी की थी, मगर कंप्लेन करने का कभी कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि कभी उन लड़कों के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब वो एक दिन स्टीव को बटरफ्लाई पकड़ने के लिए जंगल में ले गए, जहाँ उन सब लड़कों ने स्टीव के कपड़े उतार के उसे एक पेड़ से बांध दिया। बट जिस रस्सी से उन्होंने स्टीव को बांधा था उससे उसका गला घुट गया, जिस वजह से वो वहीं पे मारा गया। और बाद में बचने के लिए उन लड़कों ने कह दिया कि स्टीव को किसी तरह का एंजाइटी अटैक पड़ा था, जिस वजह से उन्हें उसको बांधना पड़ा। और अब मैं आपको बता दूं कि जब स्टीव के साथ ये सब कुछ हुआ था वो सिर्फ 13 साल का था और इस इंसिडेंट की वजह से जेनी इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने एक रात बोनफेस मास्क बना लिया, जिसके बाद उसने एक एक करके ट्विन पाइन के सारे लोगों को मार दिया। अब ये वही कैंप था जिसमें क्रोनिन ने बताया था कि बोनफेस ने 13 लोगों को मार दिया था, मगर सबको मारने के बाद भी जेनी को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, जिस वजह से अगला नंबर आया सनी रिज का, जहाँ पे उसने 19 कैंपस को मारा। अब इस मास मर्डर के बाद उसने थोड़ा रुक के चीजों को भुलाने की कोशिश करी और इसी दौरान उसे डॉयल के डायना पे भी जॉब मिल गई। बट एक बार घर जाते हुए जब वो बस में थी तो उसकी नजर पड़ी कैंप मैरीगोल्ड पे, जिस वजह से एक बार दोबारा से उसकी बुरी यादें उसके ऊपर हावी होने लग गई, जिसके बाद उसने एक बार दोबारा से मास मर्डर को अंजाम दिया। अब इसका मतलब था कि बेचारा डॉयल ग्रेग से बदला जरूर लेना चाहता था, लेकिन वो कातिल नहीं था। वहीं रे को भी पता चल चुका था कि बोनफेस जेनी है, क्योंकि उसने उसके बालों में से एक लकड़ी का टुकड़ा हटाया था, जिससे उसे समझ आ गया था कि जेनी जंगल गई थी और इस वजह से जेनी ने रे को अपने रास्ते से हटा दिया। अब जेनी की कहानी सुन के मैकेली उसे कहती है कि अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ था वो एक क्राइम था, बट उन क्रिमिनल्स को कानून को सजा देनी चाहिए थी। अब ये सुन जेनी अपना बोनफेस मास्क पहन के मैकेली के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देती है, मगर किसी तरह वो खुद को बचा के जेनी से लड़ने लगती है, लेकिन जेनी उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी और फिर वो अपनी कुल्हाड़ी को मैकेली की पीठ पे मार देती है और खुद को बचाने के चक्कर में मैकेली उसके ऊपर शूट कर देती है, जिससे जेनी के शोल्डर पे गोली लग जाती है और वो वहीं पे गिर जाती है। खैर इसके कुछ दिन बाद हम कैंप क्लियर को देखते हैं, जहाँ पे समर का लास्ट दिन होने की वजह से वहाँ पे कुछ काउंसलर पार्टी कर रहे थे और वहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सारे कैंपस को बता रही थी कि कैसे बोनफेस ने आधी रात को आके कैंप मैरीगोल्ड में सारे काउंसलर्स को मार दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।